नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन की एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट किया था, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 2019 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीलिम के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये पूछा जा रहा है when was the National Commission of for Scheduled Caste and Tribes bifurcated? तो कब आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को दो भागों में डिवाइड किया गया इनटू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर आपको पता हो कि पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट ये एक ही होता था, इसको 2003 के अंदर क्या किया गया, बाइफरकेट कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग कमीशंस बना दिए गए। वन वाज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड सेकंड इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो यहां पे यही पूछा गया था कि कब हुआ है ये बाइफरकेशन, क्या 2004 में है, 2006 में है, 2005 में या 2003 में। तो यहां पे ये बाइफरकेशन जो किया गया है ये किया गया है 2003 में। 2003 में हमारे पास एक अमेंडमेंट आती है दैट इज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिससे क्या किया गया, आर्टिकल 338 में जो हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, इसको बाइफरकेट कर दिया, दो अलग अलग कमीशन में कन्वर्ट कर दिया। वन इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड सेकंड इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो इसका आर्टिकल है 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल है 338A। तो इसको आपने याद रखना है, इस अमेंडमेंट को याद रखना है। ये अमेंडमेंट है 2003 की और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो शेड्यूल 7 है वो हमें तीन लिस्ट के बारे में बताता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो वाले सब्जेक्ट कंक्लूड करती है जिसके ऊपर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। तो चार हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं। वन इज क्रिमिनल प्रोसीजर, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज आर्कियोलॉजिकल साइट एंड फोर्थ इज पब्लिक ऑर्डर। तो ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो यहां पे जो पब्लिक ऑर्डर है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करना, मेंटेन करना ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट इसके रिलेटेड लॉ बनाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखो जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें टोटल आपको 52 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में होती है ये क्या करती है, स्टेट लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स को निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देती है। अब स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट लिखा गया है तो उसका मतलब क्या है कि उन सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बनाने की पावर रखती है। अगर वहां से सब्जेक्ट निकाल के हम कॉन्करेंट लिस्ट में लेके जा रहे हैं इट मींस उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर हम केंद्र सरकार को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 42nd अमेंडमेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाले हैं, तो उसमें है एजुकेशन, सेकंड इज फॉरेस्ट, थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, fourth is weights and measures and fifth is administration of justice, constitution, organization of all the courts except for supreme court and high court। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो आज के टाइम पे कहां पे लिखी गई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। पहले ये कहां पे था, स्टेट लिस्ट के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है। कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
तो यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है कि कौन कौन से फीचर्स हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया आता है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर रहती है। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उनके ऊपर दोनों सरकारें लॉ बना सकती हैं, बट अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो केंद्र सरकार का जो लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा। तो इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द आर्टिकल्स। तो हर बार हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम में आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो 2019 में भी पूछा गया। तो हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं, 153, 154, 155 एंड 156। सिंपल पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 153 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, कि हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए। 154 की बात करें तो ये हमें बताता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर। 153 ने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, 154 बताएगा कि उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या होगी, पावर्स क्या रहेंगी, आप बोल सकते हो। देन 155 की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा। और 156 बात करता है कि गवर्नर का टेन्योर क्या रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या रहने वाली है। तो यहां पे जो फर्स्ट है उसका आना चाहिए बी। अगर हम सारी स्टेटमेंट्स को देखें तो फर्स्ट का बी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है इसी में आपको देखने को मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको गवर्नर के याद होने चाहिए। सबसे पहले तो 153 है जो बात करता है कि गवर्नर होना चाहिए। 155 एंड 156 बताते हैं। 155 बताएगा अपॉइंटमेंट की जाएगी गवर्नर की बाय द प्रेसिडेंट, एंड 156 बताएगा कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर क्या है अपने दफ्तर को संभालेगा। उसके बाद है आर्टिकल 163 जो बात करता है कि स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए गवर्नर को। जैसे हमारे पास आर्टिकल 74 बात करता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 161 जो हमें बताता है अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास माफी देने की पावर रहती है उसी तरीके से गवर्नर के पास भी माफी देने की पावर रहती है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस की माफी नहीं दे सकता है, पार्डन नहीं कर सकता है डेथ सेंटेंस को। और अगर किसी मार्शियल कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है तो उसके ऊपर पार्डनिंग पावर नहीं होती है गवर्नर की, बट प्रेसिडेंट की रहती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 200 जो बताता है कि अगर गवर्नर चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल को सिग्नेचर करके एक्ट बना सकता है। अगर वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, और अगर गवर्नर चाहे तो वो रिजर्व कर सकता है उस बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास है आर्टिकल 361 जो क्या बताता है, states that governor of the state shall not be answerable to any court। तो गवर्नर ने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी काम किया है, जो भी एक्शंस लिए हैं, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं रहेगा। और एट द एंड आर्टिकल 356 दैट इज अबाउट द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पे जब स्टेट इमरजेंसी लगनी होती है तो गवर्नर एक रिपोर्ट पेश करते हैं सेंट्रल सरकार को, जिसके बिहाफ के ऊपर क्या है, प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है उसको लागू करता है। और जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नर पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को संभालता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is about which of the following high courts has the largest number of benches। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4 हाई कोर्ट हमें दी है, बॉम्बे हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड कोलकाता हाई कोर्ट। तो इन चारों हाई कोर्ट में से किस हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा बेंचेस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट।
इस हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन बेंच है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, वो आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगा, असम में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके 3 अदर बेंचेस हैं, जिसमें से एक बेंच आपको कोहिमा में देखने को मिलेगा, दैट इज इन नागालैंड, जो कि 1972 से आप बोल सकते हो एग्जिस्ट कर रहा है। देन सेकंड बेंच आपको ऐजवाल में देखने को मिलेगा, दैट इज इन मिजोरम, जो 1990 से एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरा बेंच आपको ईटानगर में देखने को मिलेगा, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, जो 2000 से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन 3 एरियाज के केसेस को भी संभालती है। और इनफैक्ट अगर हम आजादी के टाइम की बात करें, अर्लियर टाइम की बात करें, उस टाइम पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास ऐसे 6 बेंचेस थे। आज के टाइम पे 3 है जो हाईएस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, टोटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन a new all India service can be instituted with the initiative taken by। तो अगर हमारे देश में कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस आपने क्रिएट करनी है तो किसके द्वारा क्रिएट की जा सकती है? ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके बारे में आपने सुना होगा। ऐसा ही जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने इंडियन जुडिशियल सर्विस को बनाना है, जो प्रेजेंटली हमारे देश में नहीं है, तो अगर इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना है या फिर ऐसी कोई भी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्या वो मोर देन 2/3 ऑफ द स्टेट असेंबलीज होंगी? मतलब क्या है कि 66% जो आपकी स्टेट की असेंबलीज है वो क्या करें, इसके ऊपर बिल पास करें, या फिर वो राज्यसभा होगी, या फिर वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही बन जाएगा, या फिर वो लोकसभा होगी। तो यहां पे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 312, जो खास तौर पे बात करता है कि राज्यसभा के द्वारा कोई नई जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको क्रिएट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। बाद में वो रेजोल्यूशन जो है लोकसभा भी पास करेगी और एट द एंड जो पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर देगा एक नई ऑल इंडिया सर्विस। तो यहां पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या बोलता है? पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है, आर्टिकल 312। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? जो राज्यसभा है सबसे पहले वो रेजोल्यूशन पास करेगी। अब राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है? राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होती है इंडियन स्टेट्स की। तो मतलब अगर सारी की सारी स्टेट्स जो कि राज्यसभा में बैठी हुई हैं वो इस बिल को पास करेंगी, इस रेजोल्यूशन को पास करेंगी, उसके बाद लोकसभा पास करेगी और फाइनली आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, कोई भी आप नई एक या दो या मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, हमारे पास प्रेजेंटली जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो इसकी डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्रीज कौन सी है? तो कैडर पेट्रोलिंग जो आपकी मिनिस्ट्रीज है वो कौन सी है? अगर हम आईएएस की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस इसमें आ जाएगी। सेकंड है आईपीएस, उसके लिए हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और तीसरा है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें हमारे पास आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The union legislature can legislate on the subject included in the state list only when। यूनियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है अगर उसके रिलेटेड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया जाए, या फिर द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, या फिर द स्पीकर गिव्स परमिशन, या फिर देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। तो उन्होंने सिंपल बोला कि पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गए हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर दे, या राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, या स्पीकर परमिशन दे, या फिर देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो। तो राज्यसभा की पावर में ये चीज आती है कि अगर राज्यसभा के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास किया जाता है, तो जो पार्लियामेंट है, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, वो क्या कर सकता है? स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर रखता है। सिंपल। तो यहां पे आपने याद रखना है
कि हमारे पास एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या बोलता है? द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में दी गई सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority of its members present and voting that is necessary for the parliament to make laws on any item enumerated in the state list in the national interest। तो अगर राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि पार्लियामेंट के लिए जरूरी है स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना, क्यों? क्योंकि वो चीज नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ये चीज की जा सकती है। आर्टिकल आपने याद रखना है, दैट इज 249। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आगे देखने के लिए निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।